Good morning, everyone. Dr. Neil this side, and we are studying human values and professional ethics as a subject. Okay. So before moving to our next video, our new topic, our new videos, let's take a recap of our last video. Okay, last video में हमने क्या किया था? Let's take a recap of that. Okay. So yes, we had already covered the introduction part of human values and professional ethics, why we are studying this subject. Okay. And need of the study, we had already covered the types of human values, source of values we had already covered. Values of an Indian manager, teaching from Mahabharata, Bhagavad Gita, Ramayana. Okay, what we have learned from these Vedas, Quran. And what is the implementation of these learnings in the field of management? Okay, for a people, for a manager, what's the implementation? The values we had learned from these Vedas. Okay, but the implementation of that values in their normal daily life. Okay. Now, today's we are going to cover the importance of values and difference between the values and ethics we had already covered. Okay. So let's take a recap of this. If you're talking about importance of values, we had already covered. Importance of values में values are the guiding principles. Okay. वैल्यूज जो होती है हमें गाइड करती हैं क्या गलत है क्या सही है किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या एक्शन लेना दैट इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल्स कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती है हमारे एकाग्रता लेके आती हैं किस चीज में हमारे बिहेवियर में हम किस तरह से क्या कर बिहेव कर रहे हैं ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल आज कुछ है कल वो किसी और तरह से बिहेव करेगा नहीं उसकी वैल्यूज जो है वो क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी लेके आती है उसके बिहेवियर में आइडेंटिटी फॉर्मेशन वैल्यूज के बेसिस पे किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है वो फॉर्म होती है गोल सेटिंग एंड मोटिवेशन वी हैड ऑलरेडी कवर्ड ओके सोशल कोहेजन एंड हार्मनी डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स में अगर हमें कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना है किसके बेसिस पे लेते हैं अपनी वैल्यूज के बेसिस पे हम अपनी एथिक्स के बेसिस पे वो कहते हैं डिसीजन लेते हैं चाहे वो डिसीजन हमें अपनी पर्सनल लाइफ में लेना हो प्रोफेशनल लाइफ में लेना वैल्यूज हमें क्या कहते हैं फ्रेमवर्क हमारा डिसाइड कर देती है उन फ्रेमवर्क के अंदर रहकर ही हमें क्या कहते हैं एक्ट करना होता है आफ्टर दैट एथिकल कंडक्ट पर्सनल फुलफिलमेंट resilience and adaptability legacy and influence we had already covered the difference between the values and ethics एक बड़ा माइनर सा जो डिफरेंस है most of the people confused हो जाते हैं they think that values and ethics are one and the same thing but एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच में वैल्यूज पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है ठीक है हाँ एक पर्सन है उसकी वैल्यूज कुछ हो सकती है सेकंड पर्सन उसकी वैल्यूज कुछ और सकती है बट एथिक्स की जब हम बात करते हैं एथिक्स हम प्रोफेशनल लाइफ में मोस्टली इंप्लीमेंट करते हैं यूज करते हैं उसमें क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट होता है ऑलरेडी प्री डिसाइडेड चीजें होती है कि अच्छा ये चीज अगर आप कर रहे हैं तो वो क्या है वो गलत है ये चीज करके आप कर रहे हैं कि क्या है सही है ओके हम ऑलरेडी डेफिनेशन कर चुके हैं वैल्यूज एंड एथिक्स की अगर हम वैल्यूज की बात करें वैल्यूज में ऑनेस्टी आता है फ्रीडम लॉयल्टी इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट आता है एथिक्स में क्या आता है मेडिकल एथिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं लीगल एथिक्स बिजनेस एथिक्स एंड जर्नलिस्टिक एथिक्स ओके ऑरिजिन एंड बेसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं पर्सनल ऑरिजिन एथिक्स का जो ऑरिजिन है पर्सनल होता है हमारे अंदर से निकल के आते हैं ठीक है सॉरी वैल्यूज ओके एंड जो एथिक्स है वो क्या होते हैं फिलोसफिकल एंड सोशल ऑरिजिन है जो वैल्यूज हम सब्जेक्टिव मींस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं और जो एथिक्स है दैट आर ऑब्जेक्टिव मींस सबके लिए क्या है एथिक्स जो है वो सेम है बट एथिक्स में कोड ऑफ कंडक्ट है बट एथिक्स प्रोफेशनल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर लोग जो काम कर रहे हैं ठीक है अपने प्रोफेशनल लाइफ में सारे के सारे क्या है एथिकल काम कर रहे हैं स्कोप जो वैल्यूज है वो पर्सनल है कल्चर से आती है फ्लेक्सिबल है वैल्यूज ठीक है एथिक्स के प्रोफेशनल एंड सोसाइटल स्कोप है और जो एथिक्स है वो क्या फ्लेक्सिबल नहीं है वो ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड है वैल्यूज में अगर हम बात करें वैल्यूज क्या है मोटिवेशनल फंक्शन है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को क्या कहते हैं मोटिवेट करते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए गाइडेंस ऑफ अ पर्सनल लाइफ
एक इंडिविजुअल की लाइफ में एज अ गाइडेंस जो है वैल्यूज वो काम करती है, वर्कआउट करती है, क्या चीज गलत है क्या ठीक है। ठीक है, एथिक्स में एथिक्स क्या एक रेगुलेटरी फंक्शन है, गाइडेंस इन प्रोफेशनल कंडक्ट। एग्जांपल ही हमने कंपैरिजन किया था, एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटर रिलेशनशिप की हमने ऑलरेडी बात कर चुकी थी। कंक्लूजन, इस एक केस स्टडी हमने की थी, द रोल ऑफ वैल्यूज इन कॉर्पोरेट कल्चर एंड द एग्जांपल ऑफ मैनेजर। ओके, सो टिल डेट हम ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स में हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं, ठीक है, बेसिक हम कर चुके हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज, द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज, ओके, टाइप्स ऑफ वैल्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक मैनेजर के लिए वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज वी हैड ऑलरेडी कवर। हम अपने वेदास से क्या सीखते हैं, रामायण से, महाभारत से, कुरान से, बाइबल से, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। So let's move to our today's we are going to cover the core values in business। अभी हम जब वैल्यूज की बात की ना, एक ह्यूमन के लाइफ में कौन कौन सी वैल्यूज है, कौन कौन सी वैल्यूज हमारे आसपास हमारे एग्जिस्ट कर रही है, हमने जनरली एक वैल्यूज की बात की थी कई सारी, ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं कि आज के सिनेरियो में कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो इंपॉर्टेंस है किस चीज में, बिजनेस में। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर इन मैनेजमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू कवर दीस टू टॉपिक्स followed by a case study। Okay, so let's start with the introduction part। In today's business environment, the ethical behavior of manager is paramount to the success and reputation of an organization। Obviously, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, सक्सेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किससे होती है, वहाँ के जो लोग हैं उनसे वही क्या करते हैं, वह साथ में मिलकर काम करते हैं, जो भी उनका टारगेट है, जो भी इंडिविजुअल गोल सेट किया हुआ है, ठीक है, पर्सन टू पर्सन गोल, और जो विजन है, जो मिशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो उन्होंने लॉन्ग टर्म गोल सेट किया हुआ है मैनेजर ने या फिर हम बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट ने कि एट प्रेजेंट हमारी कंपनी इस नंबर पे है, 4th नंबर पे है, आफ्टर 5 इयर्स मैं अपनी कंपनी को टॉप पे लेकर जाऊँ, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो उनका गोल था, जो उनका मिशन था, उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर इंडिविजुअल को क्या करते हैं, टास्क असाइन कर दिया, ठीक है। 6 मंथ में हमें ये करना है, आगे आने वाले 1 ईयर में ये करना है, इंडिविजुअल का ये टास्क है हर 6 मंथ में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है और एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर, जो भी मैनेजर है, जो लीडर है, जो लीड कर रहा है इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन में, जो स्टाफ को लीड्स कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत इम्पैक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे। ऑर्गेनाइजेशन की जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन का काम करते हैं, जो हमारे एथिक्स है, जो हमारे वैल्यूज है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन का काम करते हैं। तो आइडेंटिटी जो फॉर्मेशन का काम करते हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी नहीं फॉर्म कर रहे हैं, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी फॉर्म कर रहे हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा का सारा एथिकली काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी जो रेपुटेशन है वो मार्केट में क्या होगी, जो उसकी गुडविल है वो मार्केट में ऑब्वियसली क्या होगी, इंक्रीज होगी, कस्टमर उसके पास ज्यादा आएंगे, उनको ये पता कि हाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या कर रहा है, एथिकली काम कर रहा है। लास्ट वीडियो में हमने पैटागोनिया की एक हमने केस स्टडी की थी जिसमें कंपनी बड़े सारे कैंपेनियन चला रही है, ठीक है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रही है। तो ओवरऑल कहाँ पे वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही थी, कस्टमर बेस पे, ठीक है। उसके कस्टमर डे बाय डे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे थे। कस्टमर की जो लॉयल्टी है, कस्टमर का जो ट्रस्ट है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सेम चीज अगर हम बात करें, ठीक है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो मैनेजर जो एथिकली काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली रेपुटेशन है ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज होगी। ओके, एथिकल बिहेवियर इज अ गाइडिंग by a set of core values that influence decision making process, interactions with employees and overall culture within an organization। Okay, सारे के सारे जो ethical behavior है वो क्या करते हैं, गाइडेंस, ये हमने बताया फ्रेमवर्क है जो सेट करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट सेट करते हैं। तो एथिकल बिहेवियर, मैनेजर का एथिकल बिहेवियर किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, वो सबके साथ सेम तरह का बिहेवियर कर रहा है, पार्शियलिटी नहीं कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर डिसीजन उसको लेना है
किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सबकी क्या कर रहा है, वो कंसेंट ले रहा है, किसी एक इंडिविजुअल की परसेप्शन पे वो पर्टिकुलर डिसीजन नहीं ले रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट कोर वैल्यूज इन बिजनेस। लास्ट टाइम हमने जो वैल्यूज की बात की, जो टाइप्स ऑफ वैल्यूज की हमने बात की थी, लव है, ऑनेस्टी है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, एन नंबर ऑफ हमने वैल्यूज की थी। बट हम आज बात कर रहे हैं कि जो बिजनेस में वैल्यूज जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वन जो वैल्यूज है इंटीग्रिटी, ओके, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी आप इसको सिनोनिम्स ले सकते हैं, एक्टिंग विद ऑनेस्टी एंड कंसिस्टेंसी इन ऑल एक्शन। इंटीग्रिटी में से एक्टिंग इन with honest, being a manager, being a employer, ठीक है। जो वैल्यू है वो क्या बोलती है, आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपके पास कोई भी सर्कमस्टांसेस है आपके, उसमें आपको क्या है, ऑनेस्ट रहना है। और कंसिस्टेंसी इन ऑल एक्शन। कंसिस्टेंसी मींस आपको, आप जो भी आप काम कर रहे हैं ना, उसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है। देखिए दो चीज होती है, फर्स्ट वन इज हार्ड वर्क, जो किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होने के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन इज हार्ड वर्क एंड सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी। एग्जांपल, एक इंडिविजुअल है जिसको ये लगता है कि हाँ मुझे ना वेट लूज करना है, ओके, या कोई चैंपियनशिप आ रही है बॉडी बिल्डिंग की, मुझे उसके लिए क्या करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, स्ट्रेंथ बनाना है, स्टेमिना मुझे इंक्रीज करना है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, उसने जिम ज्वाइन कर लिया, तो वो जिम में जाकर 1.5 घंटा 2 घंटा हार्ड वर्क कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है। बट अगर वो वीक में 3 दिन जा रहा है, 4 दिन वो रेस्ट कर रहा है, फिर उसके बाद फिर गया, फिर कभी नहीं गया, तो वो क्या है, वो हार्ड वर्क तो कर रहे हैं बट ही इज नॉट कंसिस्टेंट विद देयर हार्ड वर्क। जब बात करें सक्सेस की, सक्सेस होने के लिए लाइफ में आपको हार्ड वर्किंग भी होना है और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए आपके उस हार्ड वर्किंग में, ठीक है। जो आप काम कर रहे हैं उसको क्या करें, रोज कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे करें, थोड़ा करें बट क्या करें, रेगुलर बेसिस पे करें। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर वंस एक्शन एंड डिसीजन। बीइंग अ मैनेजर आपको क्या होना पड़ेगा, अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। अकाउंटेबल मींस जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपकी टीम है, अगर उसने कुछ गलत काम कर दिया, ठीक है, तो आपको अकाउंटेबिलिटी, आपको आगे आगे आना पड़ेगा, हाँ मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दी थी, इस वजह से ये गलत हो गया, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो आपका एम्प्लॉय है वो क्या होगा, मोटिवेट होगा, उनको ये पता कि देखो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हम अपनी डेली लाइफ में 100 काम करते हैं, 100 में से ये तो सारे के सारे ठीक नहीं होते, कुछ ये होते गलत भी हो जाते हैं। हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ काम कर रहे हैं तो कई बार हमसे गलती हो जाती है, ठीक है। अगर हमें ये पता है कि मेरा जो मैनेजर है वो सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, वो क्या करेगा, मुझे या तो टर्मिनेट कर देगा, ये मेरे अगेंस्ट होके नोटिस जो है वो निकलवा देगा। और दूसरा जो सिनेरियो है, जो मैनेजर है वो क्या है, सपोर्टिव है, अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है, अगर उसके टीम मेंबर से कोई गलती हो गई। तो वैल्यूज हमें क्या सिखानी है बिजनेस में, फर्स्ट वन इज आपको इंटीग्रिटी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सेकंड वन इज आपके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस, फेयरनेस में क्या है, एंश्योरिंग जस्ट एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, एंश्योरिंग पार्शियल इम्पार्शियल ट्रीटमेंट, ठीक है। फेयरनेस मींस 10 लोग अगर आपके टीम में काम कर रहे हैं, आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है, 10 के 10 लोग आपके साथ आपके लिए बराबर है, ठीक है। 10 के 10 लोगों के साथ आपको सेम बिहेवियर करना है, सेम तरह से बिहेव करना है। उसके बाद रिस्पेक्ट, वैल्यूइंग एंड कंसीडरिंग द पर्सपेक्टिव एंड राइट्स ऑफ अदर, रिस्पेक्ट करनी है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मैनेजर की पोस्ट पे आ गए हैं, आपके जो टीम मेंबर है उसमें से कोई सीनियर है, सपोज कीजिए आपसे सीनियर है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं सबके सामने, ठीक है। और उसी तरह से कोई आपके सेम एज का भी है, आपसे छोटा भी है, उसको आप क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। अगर किसी इंडिविजुअल से, किसी टीम मेंबर से कोई मिस्टेक हो गई या उसने कुछ टारगेट जो आपने दिए थे उसको अचीव नहीं किया है, तो आप उसको अकेले में बुलाकर, ठीक है, उसको आप समझा सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम है उससे आप डिस्कशन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में कि अगर ये टारगेट है ये अचीव क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो रिस्पेक्ट भी, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ एम्प्लॉय, आपको रिस्पेक्ट करनी है अपनी टीम मेंबर की, अपने सबऑर्डिनेट्स की, अपने एम्प्लॉयज की। आफ्टर दैट ट्रांसपेरेंसी,
ट्रांसपेरेंसी में आएगा ओपननेस इन कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया था कि ट्रांसपेरेंसी की जब आप बात कर रहे हैं ना, अगर देखिए 10 लोग हैं आपकी टीम में और उनमें से 5 को आपने अपने कैबिनेट बुला लिया और उनसे आप क्या कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो 5 है ना उनमें कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आएगा कि नहीं इन 5 लोगों को ही क्यों बुलाया, क्या ये क्या है उनके खास है या हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है। तो आपको क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, ठीक है, आपको सबकी सेम रिस्पेक्ट करनी है, सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। कोई भी डिसीजन पे, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जब आप डिसीजन ले रहे हैं सबके साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। ऐसा नहीं है कि 5 लोगों के सजेशन पे आप किसी ने कोई पर्टिकुलर डिसीजन आपने ले लिया। आफ्टर दैट कंपैशन, ओके, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस इन कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट कंपैशन, कंपैशन में शोइंग एम्पैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स, ठीक है। आपको बीइंग अ मैनेजर अपनी टीम को साथ लेकर चलना है, ठीक है। जब आपके टीम के लोग हैं वो काम करेंगे तभी क्या होगी, आपकी प्रोग्रेस होगी, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो पर्टिकुलर गोल है, जो उसने टारगेट सेट किया है वो क्या होगा, अचीव होगा। ओके, आफ्टर दैट कोर वैल्यूज इन मैनेजरियल डिसीजन। कोर वैल्यूज जिसकी हम ऑलरेडी बात करते हैं, फर्स्ट वन इज इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इन्वॉल्व ऑनेस्टी एंड स्ट्रांग मोरल प्रिंसिपल। Manager who uphold integrity make decisions that are helpful, trustful and aligned with organization ethical standard। जो भी organization के ethical standards हैं उनको क्या करना है, follow करना है। Okay, the core values ensure that managers act consistently and reliably, fostering trust within the organization। Trust create करना किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी मैनेजर को, जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर किसी भी एम्प्लॉयज को अपने मैनेजर पर ट्रस्ट कब होगा, जो उनको पता है मेरा जो मैनेजर वो क्या ऑनेस्ट है, ठीक है, ऑनेस्टी से वो काम कर रहे हैं, सारे के सारे जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है उनको वो फॉलो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज है, जो टीम मेंबर, उनका ट्रस्ट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। Okay, example क्या है, a manager in finance ensuring accurate financial reporting even if it is revealed underperformance। Being a finance manager, ठीक है, अगर मैनेजर की बात करें, फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, उसका क्या एथिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसका क्या रोल है, ठीक है, उसको कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस क्या है कंपनी की, उसको क्या करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद रिपोर्ट उसको प्रोवाइड करानी पड़ती है। हाँ, हमारी जो कंपनी है वो एट ए टाइम इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है या इतना लॉस अर्न कर रही है, उसके बेसिस पे जो इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, ठीक है। तो एक बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर जो उसका एथिकल है, उसकी वैल्यूज है, वो उसको बोलती है कि आप कंपनी की जो एग्जैक्ट रिपोर्ट है वो क्या करो, प्रोवाइड कराओ। अगर कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, ठीक है, अगर कंपनी लॉस में है तभी भी आपको जो आपके एथिक्स हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं वो बोल रहे हैं कि आप सही से जो रिपोर्ट है वो प्रोवाइड करो। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी, वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। अकाउंटेबिलिटी मींस टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर वंस एक्शन एंड डिसीजन। एथिकल मैनेजर्स डू नॉट शिफ्ट ब्लेम बट इंस्टेड ऑन अप टू देयर एक्शन एंड द आउटकम। ओके, एक मैनेजर वो दूसरों पे ब्लेम नहीं करता है, कुछ अगर गलत हुआ है, टीम मेंबर्स अगर कुछ गलत हुआ है, उससे भी कुछ गलत हुआ है, वो उसका ब्लेम, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पांसिबिलिटी खुद दे रहा है, ना कि वो किसी सेकंड पर्सन पे थोप रहा है कि नहीं ये जो अगर काम गलत है वो सेकंड पर्सन की वजह से हुआ है, ठीक है। दिस प्रमोट अ कल्चरल ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। ऑब्वियसली जब आपको पता है कि आपका जो मैनेजर है वो अकाउंटेबिलिटी ले रहा है, वो किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहा है, जो आपके टीम मेंबर होंगे उनका जो ट्रस्ट है, जो उनका रिलायबिलिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी आपके ऊपर। मार्केटिंग मैनेजर एग्जांपल लेते हैं इसका, एक मार्केटिंग मैनेजर टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर अ failed campaign and using it as a learning opportunity for the team। एक मार्केटिंग मैनेजर है जिसने कोई कैंपेन चलाया, ठीक है, और फेल हो जाता है वो, ठीक है,
जिसे हम लास्ट वीडियो में पैट वोनिया की जब हम बात की थी, उन्होंने कैंपेन चलाया था डोंट बाय दिस जैकेट, ठीक है। वो तो एक अलग बात है कि वो कैंपेनिंग जो था वो सक्सेसफुल हो गया था, बट अगर कोई मार्केटिंग मैनेजर कोई कैंपेनिंग चला रहा है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या है उसकी अकाउंटेबिलिटी उस मैनेजर को खुद देनी चाहिए, rather than किसी और पर ब्लेम मत कर कि हाँ ये 4 लोग हैं जिन्होंने ये XYZ काम कर दिया और इसकी वजह से हमारा कैंपेनिंग क्या हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी है, साथ साथ उसको लर्निंग भी करनी है। लर्निंग किस जिससे अगर देखिए कुछ हम करना चाह रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा है, तो हमें बाद में उस चीज को एनालाइज करना है कि कौन कौन से ड्रॉबैक रह गए हैं जिसकी वजह से हमने जो अपना टारगेट रखा था वो अचीव नहीं कर पाए, ओके। यस, नेक्स्ट इज फेयरनेस। फेयरनेस ensure that all employees are treated justly and impartially, okay. Ethical manager take decision based on merit and equality, avoiding favorism and discrimination, okay। फेयरनेस में क्या है, आप सारे के सारे एम्प्लॉयज को एक साथ लेकर चल रहे हैं, आप किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, देयर रिलीजन, ठीक है। इनके बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर प्रमोशन अगर आप दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी मेरिट के बेसिस पे उनको आप क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो क्या आएगा आपका सारा का सारा फेयरनेस पे। Being a manager, it's a important point. फेयर रहना important point. अगर आप फेयर नहीं है, ठीक है, आप क्या कहते हैं पार्शियलिटी कर रहे हैं, तो वो जो दूसरे लोगों का वो डिमोटिवेटेड हो गया, वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे। उनको ये पता है कि अच्छा मैं कितना भी काम कर लूँ, जो मेरा बॉस है, जो मेरा मैनेजर है, वो फेवर तो सिर्फ हम 4 लोगों को करना है, तो वो क्या होंगे अपना 100% दे नहीं पाएंगे, वो मोटिवेट नहीं होंगे, और ऑब्वियसली जो आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो क्या होगा, इफेक्ट करेगा, ओके। इसमें एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इम्प्लीमेंटिंग फेयर रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस टू एंश्योर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। बीइंग एचआर मैनेजर, जो उसका रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी होते हैं, रिक्रूटमेंट इज आल्सो वन ऑफ द रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एचआर मैनेजर। तो उसको क्या करना है, रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है उसमें डाइवर्सिटी उसको इंक्लूड करनी है, इंक्लूजन उसको इंक्लूड करना है, पार्शियलिटी उसको इंक्लूड नहीं करनी है, उसको फेवरिज्म नहीं करना है कि अच्छा हाँ ये जो है ये 4 लोग मेरे नोन है, इनको मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, बाकी जो लोग हैं चाहे वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्वालिफाई कर रहे हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन उनके पूरे, एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड था वो भी उनका पूरा है, बट बिकॉज ऑफ फेवरिज्म, बिकॉज ऑफ पार्शियलिटी मैं उनको क्या कर रहा हूँ, ले नहीं रहा, मैं जो 4 लोग जो मेरे फेवरेट है उनको क्या कर रहा हूँ, हायर कर रहा हूँ, ठीक है। यस, आफ्टर दैट रिस्पेक्ट इन्वॉल्व वैल्यूइंग द कंट्रीब्यूशन एंड राइट ऑफ अदर्स, ठीक है। जो दूसरों ने कंट्रीब्यूट किया है और जो दूसरों के राइट्स हैं उनको क्या करना, उनकी वैल्यू करना, that is already that is comes under respect। अगर हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, किसी ने अगर पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए 10% कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, 100 का आपने टारगेट रखा था, ठीक है, कि हमारा पूरा का पूरा जो ब्रांच है वो इस महीने 100 जो भी है प्रोडक्ट सेल करेगी। अगर हम एजेंसी है, ठीक है, कार सेल कर रहे हैं तो 100 गाड़ियाँ हमारे यहाँ से बिकनी चाहिए, ठीक है, तो कोई इंडिविजुअल है जिसने 10 बेचे, किसी ने 15 सेल करी है, तो क्या हो गया, आप क्या करें, जिसने जितना भी कंट्रीब्यूट किया, किसी ने कम कर दिया, किसी ने ज़्यादा कर दिया, हर किसी के साथ ना, हर किसी की ना जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक जो है वो अगर 20 सेल कर रहा है तो दूसरा वाला भी 20 सेल करेगा, ठीक है, उसने अपना 100% दिया और अपना 100% देके वो क्या करा, 10 सेल कर पाया, और उसने क्या किया, कंट्रीब्यूट तो किया, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन गोल था, जो आपने गोल सेट किया था, जो आपने टारगेट सेट किया था, उसको अचीव करने के लिए उसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। तो आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है, उसका वैल्यू करना है, उसकी किस चीज़ का, कंट्रीब्यूशन का, और आपको जो उनके राइट्स हैं, दूसरों के राइट्स, उनको क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है। मैनेजर who demonstrate respect, create a positive and inclusive work environment where employees feel
valued and okay. Obviously अगर आपका मैनेजर आपका रिस्पेक्ट कर रहा है, आपकी सही तरीके से बात कर रहा है, आपने जितना भी काम किया है उसको वैल्यू कर रहा है, उसको प्रेज कर रहा है, ठीक है, आपकी कि ठीक है आपने अपना 100% दिया, ठीक है, जो टारगेट सेट किया था उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, ट्रस्ट इंक्रीज होगा, अपने मैनेजर पे पॉजिटिव वाइब्स आपको आएंगे और आप नेक्स्ट मंथ आप ज्यादा अचीव करने के लिए क्या होंगे, मोटिवेटेड हो जाएंगे। ओके, इसमें एग्जांपल है ऑपरेशन मैनेजर encourage team collaboration and consider all viewpoint before making a decision। इसमें क्या है, क्या कर रहा है, जो ऑपरेशन मैनेजर है वो टीम कोलैबोरेशन के ऊपर बेस पे काम कर रहा है, उसने ये सोचा कि जो डिसीजन लेने हैं वो खुद नहीं लेने, जो मेरे फेवरेट लोग हैं उन्हीं से सिर्फ कंसर्न करके उनके सजेशन के बेसिस पे नहीं लेना है, सारे के सारे जो टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, हमने कोलैबोरेटिव काम करना है। अगर आप कोलैबोरेटिव होकर काम कर रहे हैं तो दूसरों को भी लगेगा ना, हाँ मेरी भी वैल्यू है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मुझसे भी कंसल्ट किया। ओके, यस, नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इन्वॉल्व open and honest communication. Manager who practices transparency build trust by sharing information freely and explaining the reason behind decision। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मीन्स कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपका जो मैनेजर है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, आपसे कुछ चीज छुपा नहीं रहा है, ठीक है। 10 लोग अगर मेरी टीम मेंबर हैं, दे आर लाइक मैनेजर्स फैमिली, ठीक है, सारे के सारे जो भी डिस्कशंस है, जो भी प्रॉब्लम्स है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं गोल अचीव करने में, जो टारगेट सेट किया था उसको अचीव करने में जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, बीइंग अ मैनेजर उसका जो रिस्पांसिबिलिटीज है, जो उसकी वैल्यूज है, वो क्या बोल रही है कि आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड आईटी मैनेजर being transparent about the reason for implementing new software, addressing employees concern and question। आजकल मोस्टली कंपनीज में सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हो रहा है, ठीक है, ERP के थ्रू काम हो रहा है। अगर कोई कंपनी मैनुअली काम कर रही है और उसने ERP अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करा दी कि अब से हम क्या करेंगे, पोर्टल के थ्रू काम करेंगे, ERP हमने क्या करें, इम्प्लीमेंट करा दी, तो उसके पीछे रीजन क्या है, सारे के सारे वो क्या कर रहे हैं, उनको अपने जो टीम मेंबर है उनको बताना है कि क्या रीजन था इसके पीछे, ठीक है, और उनसे सजेशन भी लेना है। एक होता है ना कि आपने काम कर दिया उसके बाद आप उसको बोले कि ये काम मैंने इस तरह से किया, इस रीजन से किया, और ये होता है अगर आप कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हैं उससे पहले भी आप क्या ले रहे हैं, उनकी सजेशन ले रहे हैं, वो भी किसमें आएगा, आपका ट्रांसपेरेंसी में आएगा। आफ्टर दैट compassion attain showing empathy and concern for the well-being of others। Compassionate managers support their employees through challenges and foster a supportive work environment। Okay, इसमें क्या आएगा, compassionate, showing empathy and concern for others। एक मैनेजर है, उसका जो मेन रोल है सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरी ग्रोथ हो, ठीक है, मेरी ही प्रमोशन हो, मुझे ही सक्सेस मिले, उसको अपने जो सबऑर्डिनेट्स से जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी साथ लेकर क्या करना, चलना है कि हाँ उनकी ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। उनको सिर्फ बीइंग अ गुड मैनेजर, उसको सिर्फ अपना कंसर्न नहीं देखना है, अपना ही प्रमोशन सक्सेस नहीं देखनी है, अपने टीम मेंबर की भी सक्सेस देखनी है, ठीक है। एग्जांपल है सेल्स मैनेजर ऑफरिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स टू एन एम्प्लॉय डीलिंग विद पर्सनल इश्यूज, ठीक है। एक कोई भी सेल्स मैनेजर है, उसका जो टीम मेंबर था वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा, उसने ऐसा वाई जेड रीजन अगर बताया अपने मैनेजर को, ठीक है, कि वर्किंग आवर मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मुझे ये वाला शिफ्ट आप दे दीजिए, तो बीइंग अ सेल्स मैनेजर, ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या कर रहा है, जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है, जो उसकी टीम मेंबर है, जो भी एम्प्लॉय उसके पास आया था, उसको फ्लेक्सिबल आवर्स प्रोवाइड करा रहा है कि ठीक है, अगर आपसे 10 to 6 जॉब नहीं हो रही है, आप 2 to 10 जो भी उनके वर्किंग आवर्स है उसके बेसिस पे आप नहीं कर सकते, जॉब कर सकते हैं, ये ऑप्ट कर सकते हैं, ये वर्किंग आवर्स। इसमें नाउ कम टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर इन मैनेजमेंट। अभी हम बात कर रहे थे कौन-कौन सी वैल्यूज हैं जो इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी
बिजनेस में एक मैनेजर के लिए, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर इन मैनेजमेंट। एथिकल बिहेवियर इज क्रूशियल फॉर managers and it builds trust, enhance the organization reputation, ensure compliance with laws, regulations, and promote a positive workplace culture. Ethical managers serve as role model, influence the behavior of their subordinates, behavior of their employees, and fostering an environment where ethical conduct is the norm. Means ethical conduct is the norm. लोगों को कुछ भी करने से पहले ये सोचना नहीं पड़ेगा कि गलत है या सही है। वहाँ पे ऑलरेडी नॉर्म्स बने हुए, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए, जो भी हम बात कर रहे थे, हम जब बात करते थे मेडिकल एथिक्स की, लीगल एथिक्स की, बिजनेस एथिक्स की, तो वहाँ पे एक एथिक के साथ साथ उन्होंने एथिकल नॉर्म्स भी बना दिए, ओके, कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी जो मेंबर है, जो एम्प्लॉय है, अगर कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। नाउ एथिकल बिहेवियर इन फंक्शनल एरिया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक डिपार्टमेंट को लेंगे और उसमें एथिकल कंसर्न जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमने लिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, किसी चीज के लिए रिस्पांसिबल है, वो जॉब एनालिसिस करता है, एनालाइज करता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग, ट्रेनिंग, ये सारे की सारी रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी किसकी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके। ह्यूमन रिसोर्स इज अ crucial area, or we can say that critical area, where ethical behavior is paramount. Ethical HR practices include fair hiring process, maintaining employee confidentiality, and promoting a deserved and inclusive workplace. Okay, ethical concern की अगर बात करें, HR से रिलेट करते हैं, तो HR मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, राइट पर्सन हायर करें, फेवरिज्म ना करें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो नीड है ऑर्गेनाइजेशन की उसी के क्या करें, मैच का जो पर्सन है उसको हायर करें, ठीक है। पर्सन की जो भी इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में जो भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक डिटेल्स है, या किसी ने कहाँ पे जॉब की थी, लास्ट टाइम जॉब क्या थी, ठीक है, क्या रीजन से उसने स्विच की थी, अगर मैं कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो सारी की सारी चीजें मुझे डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी एचआर मैनेजर के साथ, कि लास्ट ऑर्गेनाइजेशन मेरा कौन सा था, क्या मेरा जॉब प्रोफाइल था, वहाँ पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, और क्या रीजन था। सपोज कि किसी इंडिविजुअल कोई पर्सनल रीजन रहा होगा वहाँ से स्विच करने का, तो ये जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है ये एचआर मैनेजर के उस पर्सन के बीच में रहनी चाहिए। एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करें। और दूसरा, एंड प्रमोटिंग अ diverse and inclusive workplace, okay, positive environment, positive workplace प्रोवाइड कराना, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है एचआर मैनेजर की। मीन्स अगर कोई किसी को लीव्स चाहिए तो वो भी कौन प्रोवाइड कराता है, एचआर मैनेजर, ठीक है। उसके बाद की एथिकल इश्यूज कौन कौन से आ रहे हैं, फर्स्ट वन इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग प्रैक्टिसेस। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग प्रैक्टिस मींस कि ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आप क्या कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं जो कि आपके यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हैं, ठीक है। फेयर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, फेयर परफॉर्मेंस, ठीक है, जो भी लोग हैं उनकी प्रमोशन किसके बेसिस पे होती है, परफॉर्मेंस, उनकी सॉरी प्रमोशंस परफॉर्मेंस के बेसिस पे होती है। तो परफॉर्मेंस कौन इवैल्यूएट करेगा, एचआर मैनेजर, ठीक है। जो मैनेजर है, ठीक है, वो क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा, जो लास्ट डिसीजन होगा वो एचआर मैनेजर का होगा। तो एचआर मैनेजर का ये भी एथिकल कंसर्न है कि उसको फेयर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियल,
अभी हम बात कर रहे थे, जब प्राइवेसी की बात कर रहे थे तो हम एट द टाइम ऑफ जब इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी बात कर रहे थे। अब सपोज कीजिए एम्प्लॉयर हमने हायर कर लिया, उसकी उस टाइम पे मुझे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। सपोज कीजिए कि मुझे मैंने ज्वाइनिंग कर ली, 2 साल तक मैं जॉब कर रही हूँ, उसके बाद मुझे 1 मंथ का कोई लीव चाहिए, कोई पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से मुझे क्या करना है, मुझे ब्रेक चाहिए या 6 मंथ का ब्रेक चाहिए या मुझे 1 महीने की लीव चाहिए। तो वो जो डिस्कशन है वो मेरा और एचआर के बीच गई है। एचआर की रिस्पांसिबिलिटीज है, एथिकल रिस्पांसिबिलिटी है कि उसको डिस्क्लोज ना करें। उसके बाद एग्जांपल जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लाइंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू मिनिमाइज अनकॉन्शियस बायसेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सारे के सारे फाइनेंस से रिलेटेड जो इश्यूज है सारे के सारे किसके पास होते हैं, आपके फाइनेंस मैनेजमेंट के पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट। Ethics in financial management is essential for maintaining the integrity of financial report, budgeting, and financial planning. Ethical financial manager ensure accuracy and honesty in all the financial matters. ठीक है, फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं फाइनेंस मैनेजर उनको देखते हैं, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। तो ये रिस्पांसिबिलिटी है फाइनेंस मैनेजर की, जो भी रिपोर्ट है उनमें क्या करें, हेराफेरी ना करें, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखे, ये क्या उसकी रिस्पांसिबिलिटीज है। ओवरलैपिंग कर कर वो रिपोर्ट्स ना दिखाए कि हमारी कंपनी जाकर प्रॉफिट में सॉरी लॉस में रही है, बट हमने क्या किया, रिपोर्ट्स में हमने उसको प्रॉफिट में दिखा दिया। किस लिए? फर्स्ट वन इज जो भी इन्वेस्टर है, अगर मैं किसी कंपनी की म्यूचुअल फंड परचेज कर रही हूँ या किसी कंपनी के शेयर्स में परचेज कर रही हूँ, क्यों मैं परचेज करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, वो कंपनी प्रॉफिट में है, ठीक है। आने वाले मैं 5 इयर्स का उनका रिपोर्ट देखूंगी और देखूंगी हाँ 5 साल पहले वो कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी थी, अब वो इस स्टेज पे है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मैं फिर ऑन द बेसिस ऑफ जो 5 साल का जो डेटा है उनके बेसिस पे मैं एनालाइज करूंगी कि हाँ 5 साल में इसने इतनी ग्रोथ करी, उसके बाद कंपनी नेक्स्ट ईयर इतनी ग्रोथ करेगी तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, उस कंपनी के शेयर खरीद लूं या उसमें सिप के थ्रू मैं उसमें इन्वेस्ट करूं, ओके। तो इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करे, इसलिए जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको तो मरोड़ के क्या करते हैं, शो किया जाता है, ठीक है। तो एक फाइनेंस मैनेजर की क्या रिस्पांसिबिलिटीज है कि वो एज इट इज जो भी रिपोर्ट है, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अंडर परफॉर्म कर रही है तो उसी की रिपोर्ट जेन्युइन रिपोर्ट शो करे, ठीक है। जैसे इसमें की एथिकल इश्यूज क्या आते हैं फाइनेंस मैनेजर के लिए, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एथिकल इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिसेस। एग्जांपल इसमें देते हैं, रिफ्यूजिंग टू मैनिपुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट। मैनिपुलेशन, फाइनेंस मैनेजर को मैनिपुलेशन करने से बचना चाहिए रिपोर्ट्स में। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स and services ethically, ensuring truthful advertising and respecting consumer privacy. Ethical marketing practices build customer trust and loyalty. Marketing में भी ethical जो practices है वो एक most important role play करते हैं, ठीक है। आप कस्टमर को किस तरह से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किस तरह की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या केमिकल्स हैं या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपके प्रोडक्ट्स में इंक्लूड है, वो सारे के सारे आपको एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट मींस आप बता रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट खाने से आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप खुद ही उस चीज को कंज्यूम नहीं कर रहे क्योंकि आपको भी ये पता है कि हाँ इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, कैपेबल नहीं है, ठीक है, जो चीज हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एथिकल इश्यूज में फर्स्ट वन इज ट्रूथफुल एंड नॉन डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट। आपको जो एडवर्टाइजमेंट जो आप शो कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, आपकी ट्रूथफुल होनी चाहिए, ठीक है, कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं आपने करनी है, और नॉन डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टिंग कस्टमर प्राइवेसी।
रिस्पेक्टिंग कस्टमर प्राइवेसी में क्या आ जाएगा आपका, आपके पास जो भी डेटा आ रहे हैं कस्टमर्स के जो डेटा आ रहे हैं उनकी जो प्राइवेसी है उनको आपको मेंटेन करना है। कस्टमर का डेटा कैसे आएगा किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास। सपोज कीजिए मैं एक ही कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करता हूँ, ठीक है, तो वो क्या करते हैं फीड कर देते हैं। सपोज करो जब हम कहीं से शॉपिंग करते हैं हम अपना बिल जब ले रहे हैं तो हमसे वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं। कॉन्टैक्ट नंबर अगर पूछ रहे हैं तो आज के टाइम में अगर आपका मोबाइल नंबर है, हमारे जो यूपीआई है, ठीक है, वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से लिंक है, हमारी जो ईमेल आईडी है वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से लिंक है, हमारे सोशल मीडिया, ठीक है, एक अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर किसी के पास आ गया ना तो सब चीजों को लिंक करके आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है उसको कोई भी क्या कर सकता है, हैक कर सकता है, निकाल सकता है, ठीक है। तो कस्टमर की जो प्राइवेसी है उसको भी क्या करना है, कंसर्न करना है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। अवॉइडिंग मैनिपुलेटिव मार्केटिंग टेक्निक्स, ठीक है, आपको मैनिपुलेट नहीं करना है। अगर आपका प्रोडक्ट में 10 चीजें हैं, आपको वो 10 चीजें दिखानी कि हाँ मेरे प्रोडक्ट को यूज करने से यही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम बेनिफिट्स आपको थोड़े से अगर किसी देखिए हर चीज के साइड इफेक्ट ऑब्वियसली होते हैं। आप जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं उसके साइड इफेक्ट एक्सेस में अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं साइड इफेक्ट होते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी प्रमोशन के टाइम आपको इसके बेनिफिट्स तो दिखाने हैं बट साइड बाय साइड आपको उसके इफेक्ट भी दिखाने चाहिए, ठीक है। इसमें एग्जांपल लेते हैं, क्लियरली disclosing the term and conditions for promotion and non using misleading advertisement. After that, operation management involve overseeing production process. ऑपरेशन मैनेजमेंट का काम है सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना, ऑपरेशन देखना, ओके, क्वालिटी कंट्रोल देखना, ये सारे का सारा काम है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। ethical operation manager ensures sustainable practices and fair treatment of supplier. इसमें ethical issues कौन से आ रहे हैं? फर्स्ट वन इज ethical sourcing of material. आप जो मटेरियल परचेज कर रहे हैं, मटेरियल लेके आ रहे हैं, रॉ मटेरियल जो आप लेके आ रहे हैं, ठीक है, अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या है, एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ensuring safe working condition, ये भी ऑपरेशन मैनेजमेंट का क्या है, कंसर्न पॉइंट है कि जो भी वर्किंग कंडीशन है वो सेफ होनी चाहिए। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। एग्जांपल, इसका बात करते हैं एग्जांपल की, पार्टनरिंग विद सप्लायर हु एडहियर टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, सॉरी पार्टनरशिप कर रहे हैं किसके साथ, उस सप्लायर के साथ जो अपना जो रॉ मटेरियल वो प्रोड्यूस कर रहा है, रॉ मटेरियल जो वो बना रहा है, ठीक है, तो उस टाइम वो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को कंसर्न में लेकर काम कर रहा है, ठीक है। इसमें आप ऑर्गेनिक भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए मैं मेरी राइस मिल है, ठीक है, राइस मिल है तो मैं सिर्फ उसी सप्लायर को ऑप्ट कर रहा हूँ जो राइस है, धान जो है उसको क्या करना है, ग्रो करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, अब आईटी से अगर इसको रिलेट करें, एथिक्स इन आईटी मैनेजमेंट इंक्लूड सेफगार्डिंग डेटा प्राइवेसी, इंश्योरिंग साइबर सिक्योरिटी एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी रिस्पांसिबिलिटी। एथिकल आईटी प्रोफेशनल प्रायोरिटाइज द प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड रिस्पांसिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो हम सबको ही पता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, ठीक है, चीजें नई नई आई हैं, तो हमारा जो डेटा है वो क्या है, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। आज के टाइम में हम सारी की सारी पेमेंट, मोस्टली हम जो पेमेंट क्या करते हैं, फोन से करते हैं, ठीक है। फोन में हमारे सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, सारे कोड, पिन कोड, सारे के सारे हमारे हैक हो सकते हैं हमारे सिर्फ एक सिंगल फोन के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, आईटी जो डिपार्टमेंट है, तो उसके क्या कौन से जो एथिकल कंसर्न कौन से, फर्स्ट वन इज डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। किसी भी कंपनी का जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी डेटा की प्राइवेसी रखना किसी भी आईटी फर्म का क्या है, डिपार्टमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो भी किसी भी पर्टिकुलर कोई फॉर्म है उसकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसको मैं क्या करूँ, लीक कर दूँ, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए मैं कॉम्पिटिटर को क्या कर दूँ, जो भी उनके
किसी भी अगर हम बात करें, ठीक है, डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है, डेटा के अंदर जो भी उनकी स्ट्रेटजीज थी, ठीक है, स्ट्रेटजीज थी, कोई पर्टिकुलर कोई अगर बना रहे हैं किसी चीज़ का प्रोसेस है, फॉर्मूला है, तो ये सारे के सारे क्या है, डेटा प्राइवेसी के अंदर आते हैं, ठीक है। मैं अपने बेनिफिट के लिए किसी जो कॉम्पिटिटर है उनको सारे के सारे डेटा क्या करूँ, लीक करूँ। तो ये भी केस में आता है आईटी मैनेजर की जो एथिकल कंसर्न है कि उसको क्या है, डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ एथिकली मैं उसको यूज करूँ। उसके बाद एंश्योरिंग साइबर सिक्योरिटी, इसका एग्जांपल लेते हैं इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट डेटा इंस्क्रिप्शंस मेथड टू प्रोटेक्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन, ठीक है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन को भी सेव करना, उसको भी सिक्योर करना कंपनी का क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर मेरे कंपनी के पास 1000 कस्टमर हैं, तो कस्टमर जब आपके पास से आप जा रहे हैं, सपोज कीजिए बैंक है, बैंक का एग्जांपल लें, बैंक में अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना है, आपको अपना पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है, आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ठीक है। और जब आपने सारी की सारी चीजें बैंक को प्रोवाइड करा दी, बैंक ने सारी की सारी चीजें अपने डेटाबेस में स्टोर कर ली, तो ये बैंक की रिस्पांसिबिलिटी है कि कस्टमर के डेटा को सिक्योर करना, ठीक है। तो उसके लिए जो भी एक्शंस हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को अपने कस्टमर के डेटा को सिक्योर करने के लिए, एक तो उनका खुद का डेटा, ठीक है, खुद के डेटा में जो भी उनकी स्ट्रेटजीज हैं, जो भी उन्होंने कोई प्लान बनाया हुआ है, ठीक है, जो भी उनका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है, प्रोसेस अगर उन्होंने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, डेटा में, एक तो वो है, और दूसरा होगा कस्टमर का टोन फॉर एथिकल बिहेवियर। इसमें क्या क्या आएगा, फर्स्ट वन इज, ठीक है, जो एथिकल बिहेवियर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो टॉप मैनेजमेंट है, जो लीडर है, वही क्या करता है, सेट करता है। अगर हमारा जो लीडर है, हमारा जो बॉस है, वो खुद ही एथिकली काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो टीम मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो भी एथिकली काम नहीं करेंगे, ओके। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकली काम करने के लिए फर्स्ट वन इज लीडर का कमिटेड होना जरूरी है। कमिटेड किस लिए, कि वो जो भी काम करेगा वो सारे के सारे विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स करेगा, कि मुझे एथिक्स के अंदर रह के ये सारे काम करें, जो भी उसको डिसीजन लेंगे। उसके बाद एथिक्स की ट्रेनिंग, regular training programs to educate employees on ethical standards and decision making, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एचआर मैनेजर्स, एचआर डिपार्टमेंट है, उसको जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनकी टाइम टू टाइम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज करनी चाहिए एथिक्स से रिलेटेड, ओके। क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट एंड एनफोर्सिंग क्लियर पॉलिसीज एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ओके। Open communication encourage open dialogue about the ethical issues and concern, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, अगर सपोज कीजिए हमसे कुछ गलती हो गई, ठीक है, या हमें समझ नहीं आ रहा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें क्या काम करना है, किस कौन सा एक्शन लेना है, क्या वो एथिकली है या एथिकल नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। कोई अगर सामने आपके ऐसा कोई पर्सन है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें जाके आप एक साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या ये एथिकल है, क्या नहीं एथिकल है, काउंसलिंग टाइप ऑफ कोई ऐसा अगर पर्सन है, तो क्या करें, ओपन कम्युनिकेशन से आप बड़े सारे जो डिसीजंस हैं वो क्या लेंगे, एथिकली ले सकते हैं, ओके। रिगार्डिंग एथिकल बिहेवियर, recognizing and rewarding employees who demonstrate ethical behavior. Obviously, अगर आप रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, रिवॉर्ड अगर प्रोवाइड कर रहे हैं कोई इंडिविजुअल, अगर एथिक्स की कोड ऑफ कंडक्ट में लेकर, फ्रेमवर्क में लेकर काम कर रहे हैं, अगर आप उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जब 10 लोग और हैं आपकी टीम में, वो भी ऑब्वियसली क्या होंगे, मोटिवेट होंगे एथिकली काम करने के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, corporate governance involve the structure and process for directing and controlling an organization, okay. Ethical governance ensure accountability, transparency and integrity in all the business practices, ठीक है। corporate governance, जो भी corporate है, जो भी top management है, okay, वही क्या करता है, किसी भी organization की जो strategies है वो बनाते हैं, ठीक है। तो at the time of formation of that strategies, जो टॉप मैनेजमेंट है उसको ये जो 3-4 चीजें हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी,
ये सारे के सारे अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस में क्या करना है, इंक्लूड करनी है। ओके, इसके जैसे एग्जांपल है ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंप्लीमेंटिंग stringent policies to prevent conflict of interest and ensure transparency. Okay, after that, corporate social responsibility. Corporate social responsibility involves going beyond legal requirement to address social and environmental issues. Okay, ethical manager integrates social responsibility, corporate social responsibility into their strategies and contributing positively to the society. देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर कंपनीज की अपार्ट फ्रॉम उनकी जो खुद की गोल है, ठीक है, जो उन्होंने अपने टारगेट सेट किए हैं, उससे रिलेटेड उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए, ठीक है। जिस सोसाइटी से हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जिस एरिया में रहकर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जिन लोगों को हम अपना प्रोडक्ट सेल कर हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। एग्जांपल में a company investing in renewable energy project and supporting community development initiative, ठीक है। इसका एग्जांपल है कि एक एग्जांपल लेते हैं हम अमूल का जो पैकेट है, ठीक है, प्लास्टिक का है। आजकल वो क्या होता है, पहले वो रिसाइकल नहीं आते थे, अब वो क्या आता है, रिसाइकल आते हैं। अब आप उनको रिसाइकल कर उससे कुछ नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है किसके लिए, अगर सपोज कीजिए मैं यूज कर रही हूँ, मैं मिल्क यूज कर रही हूँ, ठीक है, अमूल का, और उसके बाद मैंने उसको कट किया, उसके बाद मैंने उसको फेंक दिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करें, अगर मैं उसको रिसाइकल करा रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किस चीज की, उस पर्टिकुलर कंपनी की, एनवायरनमेंट के लिए। इसके बाद लेट्स केस स्टडी, एथिकल डायलेमा इन ह्यूमन रिसोर्स। एक एचआर की केस स्टडी करते हैं आज। जेन, a long serving employee had been underperforming from past years due to personal issues, ठीक है। जेन है कि एम्प्लॉयर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का वो अंडरपरफॉर्म कर रहा है, पर्सनल इश्यूज थे उसके जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अंडरपरफॉर्म कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी, consistent poor performance requires termination। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है वो क्या बोल रही है कि अगर कोई इंडिविजुअल कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्या करें, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। हाउएवर जेन मैनेजर टॉम, ठीक है, जेन का मैनेजर है टॉम, वैल्यू कंपैशन एंड लॉयल्टी, ठीक है, लॉयल है, जो जेन है वो क्या है, बड़े लंबे टाइम से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो वो क्या है, लॉयल है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लॉयल है, बट जो उसके टारगेट्स हैं, जो परफॉर्मेंस है वो उसको अचीव नहीं कर पा रहा, टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा, ठीक है। ही फेस डिलेमा, अब कौन डिलेमा फेस कर रहा है, जो जेन का मैनेजर है, ठीक है। टॉप कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है, फॉलो द पॉलिसी एंड टर्मिनेट जेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फर्स्ट वन, या तो वो जो पॉलिसीज है ऑर्गेनाइजेशन की जो अंडर परफॉर्म है, लोग कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको क्या करो, टर्मिनेट करो। सेकंड, सपोर्ट हर थ्रू हर चैलेंजेस, ठीक है। फर्स्ट वन इज टर्मिनेट कर दो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। सेकंड क्या है कि मैं उसको सपोर्ट करूं, ठीक है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी उसके पर्सनल इश्यूज है जिसके बेसिस पे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उनको क्या करूं, सॉर्ट आउट करूं। ये दो सिचुएशंस आ रही हैं किसके सामने, जो जेन का मैनेजर है टॉप। So let's come to the solution of first one is ethical issue क्या है, fairness, ensuring fair treatment for all the employees, okay? Compassion में balancing empathy and business needs, ठीक है। Compassion क्या है, balancing empathy। अब जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजीज है, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज है, वो क्या कह रही है, टर्मिनेट कर दो, ओके। बट जो जेन का मैनेजर है, ठीक है, अगर वो एथिकली सोचे, वो क्या कर रहा है, एम्पैथी कर रहा है कि हाँ हर इंडिविजुअल के साथ कुछ ना कुछ पर्सनल इशू हो सकते हैं, अगर हम उनको सॉर्ट आउट कर दें उन पर्सनल इश्यूज को, तो इस आदमी की, इस पर्सन की क्या होगी, जॉब बच सकती है, ठीक है। और बिजनेस नीड क्या है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको तो क्या चाहिए, उसको तो अपनी सेल्स चाहिए, उसको तो अपने टारगेट अचीव कराना चाहिए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में क्या है, टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी
responsibility for the decision impact on the team and the organization. अब जो भी डिसीजन लेगा, टॉम जो चेन का मैनेजर है, जो भी डिसीजन लेगा, फर्स्ट वन अगर उसको टर्मिनेट कर रहा है, सेकंड वन अगर उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जो भी डिसीजन लेगा उसका जो आउटकम होगा उसका अकाउंटेबिलिटी किसके पास आएगी, चेन के मैनेजर के पास, टॉप के पास। ओके, तो ये हमारे पास तीन एथिकल जो कंसर्न है वो आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज फेयरनेस, कंपैशन एंड लास्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद एनालिसिस की बात करते हैं। फर्स्ट वन इज ऑप्शन वन, टर्मिनेट एम्प्लॉय, ठीक है, adhere to the company policy, potentially improve team performance, ठीक है। अब देखिए कंपनी ने स्ट्रेटजी बना रखी है कि जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करेगा उसको हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या करें, टर्मिनेशन एम्प्लॉय, अगर हमने टर्मिनेट कर दिया एम्प्लॉय को, ठीक है, जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो क्या है, कंपनी की जो और लोग हैं उनकी ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी, क्योंकि जब 10 लोगों को पता है ना कि अच्छा हमने अगर यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म नहीं किया तो एक लोग को, एक जो सेकंड पर्सन उसको टर्मिनेट कर दिया गया है हमारे यहाँ पर जो अंडर परफॉर्म कर रहा, तो वो सिचुएशन हमारे साथ भी आ सकती है, तो वो क्या करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए कोशिश करेंगे। उसके बाद इसकी कॉन्स क्या है, प्रोस तो इसके हैं क्या, adheres to the company policy, potentially improve the team performance, okay। कॉन्स क्या हो सकते हैं, perceived lack of compassion, negative impact on morale, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मोरल किस केस का, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वे में ही जाएगा अगर आपने उसको इंडिविजुअल को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, कि वो नेगेटिव में भी जा सकता है, लोग क्या होंगे, प्रेशर में आ जाएंगे कि नहीं यार परफॉर्म करना ही करना है, अगर नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, टर्मिनेट हो सकते हैं। तो वो क्या है, एक तरफ प्लस पॉइंट हमें देख रहे हैं कि वो मोटिवेट है परफॉर्म करने के लिए, और सेकंड में क्या होता है, प्रेशर में भी आ सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे ज्यादा परफॉर्मेंस का प्रेशर डाल रहे हैं ना, तो वो क्या आ सकता है, अंडर परफॉर्म करे तो आपको किसमें आ जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा। इसके बाद ऑप्शन 2, फर्स्ट वन में क्या कहते हैं, टर्मिनेट किया, सेकंड में हमने जो सेकंड ऑप्शन हमने लेके चल रहे हैं कि जो टॉम है जेन का मैनेजर, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, जो उसके पर्सनल इश्यूज है उनको रिजॉल्व कर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ओके। इसकी प्रोस क्या है, डेमोन्स्ट्रेट कंपैशन में इंप्रूव जेन्स परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई इंडिविजुअल या मैनेजर आकर हमसे बात कर रहा है, ठीक है, कि क्या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, डिस्कशन कर रहा है और वो हेल्प कर रहा है, तो क्या होगा, मेरी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। कौन से हो सकते हैं, पॉसिबल परसेप्शंस ऑफ फेवरिज्म, पोटेंशियल शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस इश्यूज, ठीक है। अब इसके साथ कौन क्या हो सकते हैं, 10 लोग हैं, अभी हम सिर्फ जेन की बात नहीं कर रहे, 10 लोग हैं जो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हर 10 के साथ तो हम सेम चीज नहीं कर सकते ना, हाँ 10 के भैया 10 के 10 लोगों का कोई पर्सनल इशू था, इस वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इस वजह से तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कभी अचीव हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, ठीक है। 10 में से एक के साथ पर्सनल इशू हो सकता है, उसके साथ हम कंसल्ट कर सकते हैं फेस टू फेस, ठीक है। सेम जेन की सिचुएशन में ही ऐसा था, जिसमें कौन सा वो क्या होता है, पॉसिबल परसेप्शंस ऑफ फेवरिज्म, जो और लोग हैं उनके माइंड में एक परसेप्शंस आ जाएगी, जो हमारा मैनेजर है वो क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पॉलिसीज है वो तो ये बोल रही है अंडर परफॉर्म कर रहा है उसको टर्मिनेट कर दो, बट जो हमारे मैनेजर है वो क्या कर रहा है, फेवरिज्म कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है चेन को इंस्टेड ऑफ देयर परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, फिर भी उसको क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन क्या है, टर्म डिसीजन जो प्रोवाइड चेन विद सपोर्ट, लास्ट में जो टर्म ने जो डिसीजन लिया जेन को सपोर्ट प्रोवाइड किया, टर्मिनेट नहीं किया, सपोर्ट इंक्लूडिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड एक्सेस टू प्रोफेशनल काउंसलिंग सर्विसेज, ठीक है। उसने क्या किया, अगर सपोज के जेन के पास कोई वर्किंग आवर्स से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उसको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स प्रोवाइड किए, ठीक है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, या उसको ये लग रहा है कि नहीं घर पे मेरी ज्यादा जरूरत है, तो उसने उनको वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। अगर आप नहीं आ पा रहे, नहीं आप कॉन्टिन्यूसली ऑफिस
ऑफिस में आ पा रहे, तो आप क्या करो, वर्क फ्रॉम होम करो, ठीक है। तो ये सपोर्ट उसको प्रोवाइड किया है। एक्सेस टू द प्रोफेशनल काउंसलिंग सर्विसेज कि उन्होंने क्या की, हेल्प मी। ही सेट क्लियर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट गोल एंड टाइमलाइननेस, बैलेंसिंग कंपैशन एंड अकाउंटेबिलिटी। उसमें आउटकम क्या हुआ इसका? इसका आउटकम क्या हुआ? चेन परफॉर्मेंस इंप्रूव पॉजिटिवली, इम्पैक्ट टीम मोरल। चेन्स की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हुई, मोरल इंक्रीज हुआ, सिर्फ चेन का नहीं, टीम का। ओके, द डिसीजन reinforce the company commitment to its core value, particularly compassion and fairness. So now come to the conclusion of this case study. Core values are fundamental in shaping the ethical behavior of manager across various functional areas of an organization. Okay? By adhering to values such as integrity, accountability, fairness, respect, transparency, and compassion, manager can foster an ethical workplace culture, build trust, and enhance the organizational reputation. Okay. This case study illustrates how these values can guide managers in resolving ethical dilemma, ensuring decision align with both organization goal and ethical standards. Okay. So this is all for today. If you are having any query regarding today's lecture or our previous lecture, you can mail me on renu.management@kmu.bc. Thank you.